तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 ऑफ क्लास 11 अकाउंटेंसी। और मैं हूं संयम भैयाना, ग्रेजुएट फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, और पिछले 5 सालों से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं अकाउंट्स, इको एंड मैथमेटिक्स। आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 3। पिछली क्लास में हमने 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अच्छे से कर लिए थे, जिनका नाम था कंसिस्टेंसी, एक्रूअल एंड गोइंग कंसर्न। आज इसके बाद के जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, एक ही क्लास में, एक ही गो में सारे के सारे हम खत्म करेंगे और इस चैप्टर को आज फिनिश करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं जल्दी से। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होता है, अपनी अटेंडेंस लगानी होती है। नाम लिखो, एम 100 आउट ऑफ 100 इन अकाउंटेंसी लिखो। और अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो आज की क्लास का पहला प्रिंसिपल हम समझते हैं, दैट इज अकाउंटिंग एंटिटी या फिर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ध्यान से समझना, अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस का ओनर और बिजनेस, ये दोनों क्या है, अलग अलग एंटिटीज हैं। इन दोनों के अकाउंट्स अलग अलग मेंटेन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं विद्यम का ओनर हूं तो विद्यम के खाते अलग बनते हैं, मेरे पर्सनल अकाउंट अलग है। तो मतलब मेरा पर्सनल खर्चा विद्यम का खर्चा नहीं माना जाएगा, विद्यम का खर्चा मेरा पर्सनल खर्चा नहीं माना जाएगा। तो हम सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटीज हैं पड़ी। बिजनेस अपने मालिक को एज इंटरनल क्रेडिटर ट्रीट करता है। बिजनेस कैसे ट्रीट करता है अपने मालिक को, अपने ओनर को? इंटरनल क्रेडिटर, मतलब कि बिजनेस ने उससे पैसा उधार पे ले रखा है। जो पैसा कैपिटल लगाता है ना ओनर बिजनेस को शुरू करने के लिए, बिजनेस मानता है कि मैंने अपने ओनर से पैसा ले रखा है, मैं उसके ऊपर उसको एज अ ब्याज के रूप में प्रॉफिट दे देता हूं। तो बिजनेस उसको क्या करता है, एज एन इंटरनल क्रेडिटर ट्रीट करता है। आउटसाइड क्रेडिटर तो नहीं बोल सकता, वो तो बाहर के लोग का कोई। लेकिन ओनर को कैसे ट्रीट करता है, इंटरनल क्रेडिटर ट्रीट करता है। आइए जल्दी से एक बार रीडिंग ले लेते हैं मेन मेन बातों की। तो देखो मेन मेन बातें क्या है हमारे पास। कहते हैं अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। बिजनेस अपने ओनर से अलग समझा जाता है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस के नजरिए से, बिजनेस के नजरिए से ट्रांजैक्शन पास की जाती है, ना कि ओनर के नजरिए से, एंड नॉट फ्रॉम दैट ऑफ द ओनर्स। ओनर्स बीइंग रिगार्डेड एज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस आर कंसीडर्ड एज क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस। क्या बोलते हैं हम उनको? क्रेडिटर्स बोलते हैं। टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल दे हैव इन्वेस्टेड, टू द एक्सटेंट ऑफ जो उन्होंने पैसा लगा रखा है बिजनेस में। देयर अकाउंट विद बिजनेस इज क्रेडिटेड व्हेन कैपिटल इज इंट्रोड्यूस और प्रॉफिट अर्न। बेसिकली जब बिजनेस ने मालिक को पैसा देना होता है तो उसकी कैपिटल बढ़ा देता है, क्रेडिट कर देता है। जब लेना होता है तो डेबिट कर देता है। डेबिट क्रेडिट के बारे में भी आपको इतनी नॉलेज नहीं होगी, तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर अमृत ने बिजनेस स्टार्ट किया और 1 लाख रुपए लगाए, तो फर्म क्या करेगी? फर्म ने अमाउंट रिसीव कर लिया तो फर्म उसको बाहर का बंदा मानेगी। डेबिट क्रेडिट को भी मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। ठीक है जी, ठीक है जी। अगला देखो, अगला प्रिंसिपल है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ये कहता है कि अकाउंटेंसी के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस लिखी जाती हैं, रिकॉर्ड की जाती हैं, क्लासिफाई की जाती हैं, समराइज की जाती हैं, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस मॉनिटरी होनी चाहिए। वो सारी की सारी चीजें पैसे के रूप में मापी जाएं, ऐसी होनी चाहिए। तो बेसिकली अकाउंटिंग इज अ सब्जेक्ट ऑफ ऑल द थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है कि जो भी चीज तुम खातों में रिकॉर्ड कर रहे हो, उसकी पैसे के रूप में वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए, या एस्टिमेट करने लायक होनी चाहिए। मतलब ये भी नहीं कि एग्जैक्ट ही अमाउंट पता हो। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि कल को हमें लॉस होगा, कल को हमें घाटा होगा, कल को पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे तो हमारे खर्चे इंक्रीज होंगे। तो मतलब एस्टिमेट तो कर सकते हो ना पैसे के रूप में। तो वो उन ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड करोगे। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है। कुछ ऐसी चीजें भी होती है एक बिजनेस के अंदर जो पैसे के रूप में नहीं मापी जा सकती। फॉर एग्जांपल, लॉयल्टी ऑफ माय एम्प्लॉइज। फॉर एग्जांपल, मेरे रिलेशंस, बिजनेस रिलेशंस, मैं इनको पैसे के रूप में नहीं माप सकता, तो इसीलिए मैं इनको रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूं। तो इसी वजह से मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की वजह से ही अकाउंटिंग एज ए सब्जेक्ट की 2 लिमिटेशंस भी हैं। पढ़ो, पहली लिमिटेशन तो कहते हैं कि ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन द मनी टर्म्स, जिसको पैसे के रूप में नहीं माप सकते, पैसे के रूप में नहीं माप सकते, आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हाउसोएवर हाउ इंपॉर्टेंट दे मे बी टू द एंटरप्राइज। क्या पता कितनी ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो।
दूसरी प्रॉब्लम कहता था मनी, द वैल्यू ऑफ मनी इज कंसिडर्ड टू हैव स्टैटिक वैल्यू एज द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एट द वैल्यू ऑन द ट्रांजैक्शन डेट एंड कंटिन्यू टू बी शोन एट द रिकॉर्डेड वैल्यू। प्रॉब्लम सुनो, कहते हैं दूसरी प्रॉब्लम यह है कि ये मान के चलता है कि पैसे की तो स्टैटिक वैल्यू है, पैसे की वैल्यू तो बदल ही नहीं रही है, लेकिन एक्चुअली में इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ते हो, बार बार हम देखते हैं कि पहले डॉलर, अब डेली बेसिस पे हमारे को न्यूज देखने को मिलती है कि रूपी हिट द ऑल टाइम लो, कि पहले तो $1 में 90 रुपए आते थे, अब 95 रुपीज का हो गया। तो पैसे की स्टैटिक वैल्यू नहीं होती है, पैसे की वैल्यू तो बदलती है, बट ये मान के चलती है अकाउंटिंग की पैसे की वैल्यू वही है। अकाउंटेंसी में रियल लाइफ एग्जांपल सुनो इसका क्या होता है। मान लो मैंने एक मशीन खरीदी 1 अप्रैल 2025 को, ठीक है, 1 लाख रुपए की, मैं उसको 1 लाख का ही दिखा रहा हूं। 31 मार्च 2027 को 26 को, क्योंकि एक साल के मैंने जब खाते बना लिए 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 को, मैं वहां पर भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं वहां पे दिखा रहा हूं मशीनरी की वैल्यू 1 लाख। अब यार वो एक्चुअली में क्या पता वो मशीन की वैल्यू और बाजार में 1,40,000 हुई पड़ी हो, लेकिन मैं 1 लाख ही रिकॉर्ड करूंगा। तो ये प्रॉब्लम है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की, कि जो हमने पैसे की वैल्यू एक बार नोट कर ली, हम वही मान के चलते हैं, मनी की स्टैटिक वैल्यू अज्यूम करते हैं, जो कि एक्चुअली में नहीं होती है। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल की बेटा आपको दोनों लिमिटेशन पता होनी चाहिए। पहली क्या, कि हम कुछ ऐसी चीजें जिनको पैसे के रूप में नहीं माप सकते, उन्हें अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, चाहे वो कितनी ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। और दूसरी, ऐसा मान के अकाउंटिंग की जाती है कि पैसे की स्टैटिक वैल्यू है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि देखो, एज पर द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, बिजनेस तो चलता ही रहेगा फॉरसीबल फ्यूचर तक, बिजनेस तो कभी रुकना नहीं है। तो फिर बिजनेस के हम रिजल्ट्स कैसे चेक करें कि बढ़िया चल रहा है खराब चल रहा है। एक बात बताओ, हम पढ़ाई करते हैं अपनी जिंदगी में, हम क्या करते हैं, हम हर साल अपने पेपर देते हैं, फिर चेक होता है कि हमारा रिजल्ट कैसा है, फिर आगे चलते हैं रिजल्ट आता है। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट भी कहता है कि देखो, अब ये वेट तो नहीं कर सकते ना कि जब बिजनेस शुरू हुआ और जब बिजनेस बंद होगा तब पता लगाओ कि बिजनेस को फायदा हुआ नुकसान हुआ। नहीं, आपको एक ड्यूरेशन के बाद चेकआउट करना ही पड़ेगा। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है कि लाइफ टाइम ऑफ अ बिजनेस को आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, और वो टुकड़े, उन टुकड़ों के बाद आप एक एनालिसिस करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ, फाइनल अकाउंट्स बनाओ, प्रॉफिट लॉस निकालो, बैलेंस शीट बनाओ, और चेक करो कि बिजनेस कैसा चल रहा है। तो क्या करें, हम पूरी लाइफ साइकिल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, जनरली 1 साल के, जनरली हर 1 साल के बाद हम समराइजेशन करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जिससे हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट लॉस का स्टेटस, और फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का स्टेटस। तो क्या हुआ, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है कि अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, सो दैट परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एट द रेगुलर इंटरवल्स, ताकि हम थोड़े थोड़े टाइम बाद इसके देख सके कि ये कैसा काम कर रहा है, कैसी परफॉर्मेंस कर रहा है, और उस बेसिस पे डिसीजन भी ले सके। वो भी बहुत जरूरी है, एक तरीके से हेल्थ चेकअप होता है 1 साल के बाद बिजनेस का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एंटरप्राइज कहते हैं कि गोइंग कंसर्न तो बोलता है कि एंटरप्राइज तो चलता रहेगा, लेकिन हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उसकी चेकिंग करते रहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। कहते हैं कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, especially the management and banks, require the information at regular intervals so that they can take the decisions। ठीक है जी, ठीक है जी। अब देखो, अगला प्रिंसिपल आता है द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ध्यान से सुनना, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये क्या कहता है, ये कहता है कि आपको हर चीज अपने बिजनेस के बारे में डिस्क्लोज करनी है, बतानी है। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि ऐसी कोई भी चीज जो आपको लगता है कि आपके स्टेक होल्डर्स के लिए, स्टेक होल्डर्स मतलब होते हैं कि एम्प्लॉइज हो गए, ओनर्स हो गए, मैनेजमेंट हो गई, गवर्नमेंट हो गई, इन सबके लिए किसी के लिए भी कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो आपको डिस्क्लोज करनी है, चाहे वो लीगली जरूरी ना भी हो। कई चीजें ऐसी होती है जो लीगली कंपल्शन नहीं है आपको बताना, लेकिन आपको फिर भी बताना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आने वाले थ्रेट्स, अब मेरे बिजनेस में मान लो मेरे को विद्या में लगता है यार कि कल को ना, मेरे को लगता है मेरा यार ये मेरा मैथ का जो टीचर है वो छोड़ के चला जाएगा, थ्रेट है, तो मुझे अपने मैनेजमेंट को ये बात बतानी चाहिए। हालांकि लीगली तो कंपल्सरी नहीं है कि आप ऐसा बताओ, लेकिन मुझे बतानी चाहिए, मुझे फुल्ली डिस्क्लोज करना चाहिए अपने स्टेक होल्डर को। समझ रहे मेरी बात? तो कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी चाहिए। क्या कहते हैं प्रिंसिपल, देयर शुड बी कंप्लीट and understandable reporting on the financial statements to all significant information relating to the economic affairs of the entity। जो भी significant information है वो मुझे बतानी चाहिए। apart from the legal requirements,
गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिस रिक्वायर्स ऑल द मटेरियल एंड सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज्ड, कहता है चाहे लीगली बाउंडिंग नहीं है तब भी आपको ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बतानी ही चाहिए। ठीक है, अगला आता है बेटा मेटीरियलिटी प्रिंसिपल। कुछ बच्चों को लगता है ये दोनों प्रिंसिपल एक दूसरे के उल्टा चलते हैं, किसी हद तक ये सही भी है, लेकिन इन रियलिटी आपको बताता हूं। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है सब कुछ बता दो, सब कुछ बता दो जिससे तुम्हारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी डिसीजन मेकिंग है उनको हेल्प हो जाए, चाहे लीगल रिक्वायरमेंट है चाहे नहीं है। मेटीरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि सिर्फ वही बातें बताओ जो जरूरी है। डिस्क्लोजर ने भी तो यही बोला कि जरूरी हर बात बता दो, ये कहते हैं कि सिर्फ वो बात बताओ जो जरूरी है। कहते जो बातें जरूरी नहीं है एक बिजनेस की वो मत बताओ। फॉर एग्जाम्पल अब मेरी बहुत बड़ी कंपनी है विद्यम, जहां पे बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, मैं वहां पे एक चाय का कप कम आया या ज्यादा आया, या चाय वाले बंदे ने 100 रुपए लेने थे 110 ले लिए, इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को क्या मेरे लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं है। अरे करोड़ों का रिवेन्यू है तुम्हारा और तुम 10-10 रुपए की चीजें देख रहे हो, तो दिस इज नॉट मटेरियल इंफॉर्मेशन। लेकिन यही अब चाय वाली दुकान के लिए उसको तो फर्क पड़ता है भाई कि एक कप के कम ज्यादा, एक कप कम या एक कप ज्यादा, उसको तो फर्क पड़ता है, तो उसके लिए मटेरियल इंफॉर्मेशन। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि कैसे डिसाइड होगा कि कोई चीज मटेरियल है या इमटेरियल है, कोई चीज इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसके लिए कहता है कोई भी ऐसी चीज जो आपके इन्वेस्टर के डिसीजन को इंपैक्ट कर दे वो इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज नहीं है। तो बेसिकली छोटी मोटी बातें आपको इंपैक्ट नहीं करेंगी तो वो आपको डिस्क्लोज नहीं करनी है, वो इमटेरियल इंफॉर्मेशन है। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं सिर्फ काम की बातें डिस्क्लोज करनी है। देखो फिर से क्या कहता है, मटेरियलिटी प्रिंसिपल रेफर्स टू रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम और एन इवेंट, कि रिलेटिवली कितनी इंपॉर्टेंट है वो। कहता है अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल, उसे मटेरियल मतलब काम का तब बोलना है इफ देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट नॉलेज ऑफ इट वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। कहते हैं कि जब ऐसा एक रीजन हो जो आपको ये बिलीव करवा दे, जो आपको ये बिलीव करवा दे कि नॉलेज हो अगर उस चीज की आपको, तो वो आपके डिसीजन, आपके इन्वेस्टर के डिसीजन को इंपैक्ट डालेगा। ठीक है बेटा। 10 वेदर एन आइटम इज मटेरियल और नॉट विल डिपेंड अपॉन इट्स नेचर, उसकी नेचर पे डिपेंड करेगा और उसके अमाउंट पे डिपेंड करेगा। इट मींस दैट देयर इज अ मैटर ऑफ एक्सरसाइजिंग जजमेंट टू डिसाइड विच आइटम इज मटेरियल और नॉट। कहता है कि ना इसीलिए आपकी जजमेंट यहां पे इंपैक्ट डालेगी कि क्या आपको लगता है मटेरियल और क्या आपको मटेरियल नहीं लगता है। अगला आता है प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल। आपसे बार बार पेपर में ये पूछा जाता है, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है कि आपको थोड़ा कंजर्व रहना है, थोड़ा आपको अपने कल को होने वाले प्रॉफिट्स को लेकर ज्यादा उछलना नहीं है और कल को होने वाले लॉसेस को लेकर प्रोवाइड कर देना है, उसका मातम बना देना है, उसके लिए आपने सेटिंग कर लेनी है। तो कुल मिला के क्या कहते हैं, कहता है फ्यूचर में सेफ खेलिएगा भैया। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। डू नॉट एंटिसिपेट फॉर प्रॉफिट मतलब कि कल को अगर प्रॉफिट होने वाले है तो उसकी खुशी आज ही मत मनाओ, उससे रिलेटेड खर्चे आज ही मत कर दो, बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कल को कोई लॉस होने वाला है तो उसके लिए आज से ही प्रोवाइड करो, आज से ही पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दो। अगर तुम्हारी ये सोच होगी तो बिजनेस कभी डूबेगा नहीं, सेफ खेलो। तो ये क्या कहता है बेटा, सेफ खेलो। तो प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल इज many a time described using the phrase क्या, do not anticipate a profit but provide for all possible losses। लेकिन सभी लॉसेस के लिए आपको प्रोवाइड करना है। कहते हैं कि प्रोवाइड फॉर ऑल एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बट डू नॉट अकाउंट एंटिसिपेटेड इनकम्स और प्रॉफिट्स। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से पढ़ना, इसका बार बार क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आपका यही आएगा कि एग्जाम्पल दे देगा, बताइए कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कहता है अपने बिजनेस के अंदर स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक मतलब जो माल आप बेचने के लिए लाते हो उसके उस वैल्यू पे मान के चलो जो उसकी कीमत है या नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। मतलब मैं एक 100 देखो मैं एक 100 रुपए की शर्ट लाया था, ठीक है, मुझे लगता है मैं इसे बेचूंगा कितने में बेटा, 130 रुपए में। ठीक है, इसी तरीके से मेरी दुकान में मैं एक जीन्स लाया था बेटा 500 रुपए की, और मुझे लगता है इसकी ना इसका फैशन निकल गया, फैशन चला गया, तो अब ये बिकेगी कल को 400 रुपए की। ये है इसकी कॉस्ट और ये है इसकी सेल वैल्यू, ये भी सेम यहाँ पे कॉस्ट और ये सेल वैल्यू। ठीक है, अब इनको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, तो देखो ये वाली जो शर्ट है
आप लाई कितने की, 100 की, कल को आपकी बिकेगी कितने की, 130 को, तो आप कम वाली वैल्यू पे, जो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो ये कॉस्ट इस पे आप रिकॉर्ड करोगे, इसको 100 रुपए का मानोगे। सिमिलरली जीन्स, जीन्स बेटा 500 की लाए, कल को लगता है 400 की बिकेगी, तो कम वाली वैल्यू कौन सी है, 400, तो इसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब कल को कितने में बिकेगी उस पे रिकॉर्ड करो, तो इसको आप 400 में रिकॉर्ड करोगे और इसको 100 पे करोगे, मतलब कि कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो कम हो उस पे आप अपनी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। या फिर दूसरा कहता है मेकिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और डिस्काउंट ऑन डेटर्स। एक बिजनेस अपने बिजनेस में प्रोविजन बना के रखता है कि कल को मैंने सपोज मैंने मार्केट से 10 लाख रुपए लेना है, मतलब मैंने सामान बेचा था, 10 लाख रुपए मेरे डेटर्स हैं, उनमें से मुझे लगता है यार 1 लाख के तो डूब ही जाएंगे, तो मैं 1 लाख पहले से ही प्रोविजन बना के रखूंगा कि कल को ये डूब सकते हैं, तो इसके लिए प्रोविजन बना के रखना है। समझ आई मेरी बात? चलो अगला आता है बेटा कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी बहुत सवाल आते हैं। देखो कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है कि आपको अपनी एसेट को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, कीमत पे रिकॉर्ड करना है जितने की आपने वो खरीदी थी। मतलब कि मैंने एक स्कूल बस खरीदी 2021 में 10 लाख की, तो वो कहता है आप उसको 10 लाख का ही मान के चलोगे 2021 में, मतलब ये नहीं कि पता है हमें, एक्चुअली में तो पता है मैं खरीदती उसकी वैल्यू कम हो गई होगी, लेकिन आप 10 लाख का ही मानोगे। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है कि आज 2026 में भी आप कहोगे कि वो बस 10 लाख माइनस डेप्रीसिएशन, कि जितना आपने डेप्रीशिएट कर दिया, जितना आपने यूजेज करने पे उसका खर्चा आप निकाल लेते हो, मेथड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, माइनस कर दो और वो आपकी उसकी आज की वैल्यू आप मान के चलोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मैंने 10 लाख की बस ली 2021 में, मुझे लगता है कि ये चलने वाली है बेटा 10 साल, तो हर साल 1-1 लाख मुझे डेप्रीशिएट करना पड़ेगा उसको। 2026 तक आते आते कितना हुआ, 2021-22, 22-23, 23-24, 25-24-25, 25-26, 5 साल चल गई। तो मैं इस बस की वैल्यू क्या दिखाऊंगा अपने खातों में, कहूंगा 10 लाख माइनस 5 लाख इज इक्वल टू 5 लाख। ये 5 लाख मेरी बस की बुक वैल्यू है, चाहे बाजार में ये 2 लाख की क्यों ना हो, चाहे ये बाजार में 12 लाख की क्यों ना हो, मैं 5 लाख पे ही दिखाऊंगा, मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही दिखाऊंगा। तो हम अपनी एसेट्स को कैसे शो करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन जितना लग चुका है। तो क्या लिखा है देखो, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कॉन्सेप्ट एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट, जिस रेट पे तुमने एक्वायर किया था, एंड द कॉस्ट इज द बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग, और उसी कीमत के बेस पे आप सारी की सारी अकाउंटिंग करोगे। इसकी एप्लीकेशन देखो क्या है, कहते हैं एसेट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एट द टाइम ऑफ इट्स परचेस, जब आपने खरीदी तो आप इसको जिस रेट पे आपने खरीदी वो रिकॉर्ड करते हो, बट इज सिस्टेमेटिकली रिड्यूस्ड, बट इसको सिस्टेमेटिकली रिड्यूस करते हो इसकी वैल्यू को, कैसे, बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन चार्ज कर करके। जैसे मैंने आपको बोला ना कि बस खरीदी थी 10 लाख की, 10 साल चलेगी, 1-1 लाख हर साल है, तो 1-1 लाख हर साल उसकी वैल्यू कम करता चला जाऊंगा। तो कहता था मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट may change with the passage of time, बट अकाउंटिंग के अंदर हम वो चेंज नहीं करेंगे, हम मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड ही नहीं करते, हम कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस आज तक जितना डेप्रिसिएशन लग चुका, बट फॉर द अकाउंटिंग पर्पस इट कंटिन्यूज टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट इट्स बुक वैल्यू पे ही आप इसे शो करोगे। और बुक वैल्यू कैसे निकलती है मेरे बच्चा, कॉस्ट जिस पे खरीदा था माइनस डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड अप टू डेट, आज तक टोटल जितना डेप्रिसिएशन आपने प्रोवाइड कर दिया है। समझ रही बात? मार्केट वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है इससे। एग्जाम्पल आप रीड कर लेना, सिमिलर बात लिखी है। अगला आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट या फिर मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग कॉन्सेप्ट या फिर मैचिंग प्रिंसिपल, ये क्या कहता है देखो, मैचिंग कॉन्सेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि खर्चों और रिवेन्यू को साल के हिसाब से, ईयर के हिसाब से मैच कर दो। मतलब कि जो खर्चा आपने जिस रिवेन्यू को कमाने के लिए किया और वो रिवेन्यू जिस साल में आया उसी साल में वो खर्चा आ जाएगा। क्या बोला भैया आपने, क्या बोला, सुनो दोबारा से। जो खर्चा जिस रिवेन्यू को कमाने के लिए करा, वो रिवेन्यू जिस साल में आया उसी साल में ये खर्चा भी आएगा। फिर से सुनो, मेरे एक टीचर थे मैथ्स के 2024-25 में, ठीक है, उनकी सैलरी थी जी बेटा साल की 5 लाख रुपए। 2024-25 में मेरे पास मैथ के टीचर थे कितनी, 5 लाख की सैलरी वाले। और अब मैंने उनको जो सैलरी पे करी वो मैंने करी 2024-25, मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 25 तक उनका टेन्योर था, बट मैंने सैलरी पे करी उनको जून 2025 में।
तो क्या मैं उसको खर्चा किस साल का मानूं, 25-26 का मान लूं? नहीं, मैं कहूंगा कि ये खर्चा चाहे मैंने जून में पे करा 25 में, चाहे मैंने जिस साल उनकी सर्विसेज थी उसके बाद पे करा, लेकिन खर्चा मैं इसको उसी साल का मानूंगा 2024-25 का, जिस साल उन्होंने मुझे अपनी सर्विसेज दी है, जिस साल उन्होंने विद्यम में सर्विसेज दी है, जिस साल विद्यम ने उनका यूज करके रिवेन्यू अर्न करा है। दिस इज मैचिंग प्रिंसिपल, कि खर्चों को मैच कर दो रिवेन्यू से, मतलब जिस साल वो रिवेन्यू अर्न किया था उस खर्चे को यूज करके उस साल आप मैच कर दो। आइए रीड करते हैं। एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू डिटरमिन प्रॉफिट पीरियोडिकली। बिजनेस चाहता है सही प्रॉफिट्स निकले। सही प्रॉफिट्स तभी निकलेंगे जब आप खर्चों और रिवेन्यूज को आपस में मैप करोगे, जिस साल से वो रिलेटेड थे सेम ही साल में सारे दिखाओगे। It is necessary to match revenues of the period with the expenses of that period to determine the correct profit loss। समझ गए? तो आपको सही उसी साल के रिवेन्यू उसी साल के खर्चों से मैप करने पड़ेंगे, कभी जाके आप सही प्रॉफिट लॉस निकाल पाओगे। प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द बिजनेस during a period can be correctly measured only when the revenue earned during the period is matched with the expenditure incurred to earn that revenue. It is not relevant when the payment is received or not। ठीक है, तो मैचिंग प्रिंसिपल के बारे में आप क्या लिखोगे? मैचिंग प्रिंसिपल के बारे में आप लिखोगे this principle suggests that revenues and expenditures are matched in the year in which revenues were generated using those expenditures। या मैं कहूं कि expenses should be written in the year in which these expenses were used to generate the revenue। तो बेसिकली एक्सपेंसेस और revenues को आपस में मैच करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलो अगला आता है ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल या फिर ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। ड्यूअलिटी प्रिंसिपल कहता है एवरी ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट इंपैक्ट्स द टू डिफरेंट अकाउंट्स। उसके दो इंपैक्ट होते हैं, एक डेबिट का एक क्रेडिट का। बेसिकली एक प्लस का एक माइनस का। कई बार वो प्लस डेबिट होता है, कई बार वो प्लस क्रेडिट हो सकता है, लेकिन माइनस उनका उल्टा होगा। अगर मैंने किसी चीज के प्लस को डेबिट बोला तो उसके माइनस को क्रेडिट बोलूंगा, किसी चीज के प्लस को क्रेडिट बोला तो उसके माइनस को डेबिट बोलूंगा। बेसिकली ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल कहता है हर चीज के दो इंपैक्ट होते हैं। हमने अकाउंटिंग ऐसे सब्जेक्ट ही ऐसा बनाया है कि उसके दो इंपैक्ट होंगे, एक डेबिट का होगा एक क्रेडिट का होगा, और दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, दिस इज ड्यूअल कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल, ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। तो इसके आगे के प्रिंसिपल्स और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, सिर्फ दो ही प्रिंसिपल बचे हैं, और मेरे को थोड़ा सा आपको आईएफआरएस के बारे में बताना है, और फिर मुझे आपको इसको 7-8 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने हैं। तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं चाहता नहीं ज्यादा लंबी हो और तुम थक जाओ, तो इतना बहुत है। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी थे वो हमने कर लिए। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अगली क्लास में करवाऊंगा। एकदम टाइम पे आ जाना, अच्छे से एक एक चीज कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो अगर तुम्हें नोट्स चाहिए, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो अगर तुम्हें इसके एमसीक्यूज करने हैं तो। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।